हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग तुलनात्मक प्रशासन और राजनीति मतलब कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू को कवर करेंगे। और ये चैप्टर जो आज सेकंड चैप्टर है, ये टीजीटी के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन ये पीजीटी और जो यूपी का जीआईसी अल्टीग्रेड है वहाँ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला कह रहा है आमंड और पावेल के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था। ये ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा इससे संबंधित है। तो आमंड और पावेल के द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद का अनुप्रयोग किया जाता है ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्थाओं के ढांचे पर। ठीक है, आमंड ने ईस्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा मानते हुए 1960 में द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत ये तर्क दिया था। किसने दिया था? आमंड ने दिया था कि जो ये आगत है और निर्गत है ये तत्व वस्तुतः राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। नेक्स्ट है लुसियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की तीन प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें है समानता, क्षमता और संरचनाओं का विभिन्नीकरण। नेक्स्ट है कह रहा है राजनीतिक आधुनिकीकरण के संबंध में दो कथन दिए। पहला कह रहा है कि पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन की ओर अग्रसारित करना, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पहले से मौजूद जो राजनीतिक मानक हैं उनको नवीन और विकसित स्वरूप प्रदान करना, तो दूसरा भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि जो पहले से मौजूद राजनीतिक मानक हैं उनको समाप्त करके नए मानक स्थापित करना, तो उनको समाप्त करना नहीं है शामिल इसमें, तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा तर्क दिया जाता है कि जो राजनीतिक घटनाएं हैं इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है, तो ये कहा गया था हेरोल्ड लासवेल के द्वारा। नेक्स्ट है आमंड और वर्मा के द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति, इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। और आमंड तथा वर्मा की प्रमुख कृति याद रखिएगा द सिविक कल्चर 1963 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है ग्रेबियल आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैचारिक ढांचा तैयार किया और उनकी प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था की चार विशेषताएं नहीं है? ठीक है, चार में से एक नहीं है, तो कौन कौन सी है पहले तो ये बात करेंगे। तो उनमें है कि सभी राजनीतिक प्रणालियों में समान राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, जो सभी राजनीतिक संरचनाएं हैं ये बहुक्रियाशील हैं और सभी राजनीतिक प्रणालियां संरचनाएं होती हैं और सभी राजनीतिक प्रणालियों में संरचनाएं होती हैं। फोर्थ कह रहा है कि एक प्रणाली के भीतर एकीकरण ये राजनीतिक व्यवस्था की चार विशेषताओं में शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी ही गलत होगा। और डेविड ईस्टन के द्वारा ही व्यवस्था विश्लेषण के संबंध में जो प्रतिमान को प्रस्तुत किया जाता है उसे निवेश निर्गत मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि देश के भीतर भिन्नता अक्सर देशों के बीच भिन्नता से व्यापक होती है। बिल्कुल सही है कथन। कारण ये कह रहा है क्योंकि जो राष्ट्र राज्य होते हैं इनकी राजनीतिक संस्कृति सजातीय, सुसंगत और सुगठित नहीं होती है, इसीलिए जो देश के भीतर भिन्नता होती है वो देशों के बीच भिन्नता से अलग होती है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया जाता है जी आमंड के द्वारा। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा किसकी है? तो आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा है हंटिंगटन की। नेक्स्ट है बुक दिया है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इसके लेखक कौन है? ये है जीन ब्लोंडेल। नेक्स्ट है विकास की तीन दुनिया, पुस्तक के लेखक कौन है? ये है इरविंग होरोविट्ज। और ग्राहम वालास जो है इन्होंने लिखी है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध है किससे है? तो ये डेविड ईस्टन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हो जाएगा विश्वास तथा मूल्य। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आमंड तथा सिडनी वर्बा के द्वारा। कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है? तो राजनीतिक समाजीकरण में शामिल है राजनीतिक प्रतीक, परिवार और राजनीतिक दल, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और राजनीतिक समाजीकरण की सबसे पहले व्याख्या हर्बर्ट साइमन ने की थी, कौन सी बुक? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो ये बुक टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा हर्बर्ट साइमन की बुक कौन सी है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट दिया है कह रहा है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, तो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस कौन करते हैं? डेविड ईस्टन करते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये टीजीटी में भी आया है। और सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये मार्टिन कैप्लान की है, तथा द गोल्ड कोस्ट इन ट्रांजिशन ये किसकी है? डी एप्टर की।
निम्नलिखित में से कौन आमंड के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है? तो ये जाएंगे अंतःपाशी। निम्नलिखित में से कौन लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण नहीं है? तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये तीनों ही राजनीतिक विकास के लक्षण हैं लुसियन पाई के अनुसार, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गैब्रियल आमंड के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के त्रिस्तरीय विभाजन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें संकीर्ण का संबंध राजनीतिक संस्कृति से, अधीनस्थ ये भी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित है, सहभागी भी संबंधित है, लेकिन जो अभिजात वर्ग है ये राजनीतिक संस्कृति से नहीं संबंध है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। नेक्स्ट है लुसियन डब्ल्यू पाई, इन्होंने राजनीतिक विकास में संकट की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, तो निम्न में से कौन उस संकटावस्था में नहीं शामिल है? तो इयता संकट शामिल है, औचित्य का संकट भी शामिल है, वितरण का संकट भी शामिल है, जो मूल्य का संकट है यही राजनीतिक विकास में संकट की अवस्था में नहीं शामिल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? तो यह ऐतिहासिक रूप से तथ्य और मूल्यों से परस्पर संबंधित करता है, और यह यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से ली गई है? तो ये ली गई है जैविक विज्ञान से। नेक्स्ट है डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने प्रस्तुत किया है द पॉलिटिकल सिस्टम में। तो डेविड ईस्टन की बात करें तो इन्होंने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को द पॉलिटिकल सिस्टम में प्रस्तुत किया है, और डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया है। इनकी बुक याद रखिएगा, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965, चिल्ड्रन इन द पॉलिटिकल सिस्टम 1969, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 1996। ये सभी डेविड ईस्टन की रचनाएं हैं। और जो ईस्टन है इनका जो वैचारिक ढांचा है कितने चरणों में विकसित है? तो वो 3 चरणों में विकसित है। पहला तो आता है राजनीतिक व्यवस्था में निवेश करना, दूसरे चरण में मांगों का रूपांतरण, तथा तीसरे चरण में जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके निर्गत में विकसित होता है। नेक्स्ट है किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण मतलब कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया है? तो ये दिया गया है गैब्रियल आमंड के द्वारा। डेविड ईस्टन ने राजनीति के अपने वैचारिक ढांचे में एक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन उन विशेषताओं में नहीं है? तो इनमें इकाइयाँ तथा सीमाएं भी शामिल है, एक प्रणाली के भीतर भेदभाव भी है, इनपुट और आउटपुट भी शामिल है, लेकिन एक प्रणाली के भीतर अंतर संबंध या नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी रहे हैं? और ये राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो ये रहे हैं जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी तथा कार्ल जे फ्रेडरिक। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? तो यह हित की अभिव्यक्तिकरण करता है, हित संचयीकरण भी शामिल है राजनीति के प्राथमिक कार्यों में, और राजनीति का संचार भी करता है, लेकिन जो हित वृद्धि है ये राजनीतिक व्यवस्था के प्राइमरी कार्यों में नहीं शामिल है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जो राज्य है, राज्य के जो ऐतिहासिक विकास है इसका कौन सा क्रम सही है? मतलब कि राज्य का ऐतिहासिक विकास किस क्रम में हुआ है? तो सबसे पहले पूर्वी राज्य का विकास हुआ है, फिर रोमन राज्य का, फिर सामंती राज्य, एंड देन राष्ट्र राज्य का। ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए भी, क्योंकि यूपी के टीजीटी में पूछा गया है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसका मत था कि जो अभिजन की बहुलता है उससे शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है? ये रेमंड आरो का मत था। इनकी बुक याद रखिएगा, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, मतलब कि सामाजिक संरचना और शासक वर्ग। नेक्स्ट है जो अल्पतंत्र है इसका लॉ नियम या थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी गई थी मिशेल्स के द्वारा। इनकी बुक याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कौन सा सही है? तो जो राजनीतिक समाजीकरण होता है यह एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है राजनीतिक समाजीकरण। और राजनीतिक समाजीकरण यह शब्द दिया जाता है, इसके सबसे पहले प्रयोग किया जाता है H.H. हाइमन के द्वारा, मतलब कि H क्यूब के द्वारा, ठीक है, H.H. हाइमन। जो राजनीतिक मूल्य होते हैं इनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का स्थानांतरण ही राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये बेंजामिन श्वार्ट्ज नहीं संबंधित है। कौन है? जीन ब्लोंडेल, कार्ल डायस तथा रिचर्ड स्नाडर। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को शामिल नहीं किया था? तो उन्होंने महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था को शामिल किया था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को भी शामिल किया था, सर्वाधिकारवादी को भी शामिल किया था, लेकिन तो आमंड ने साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में नहीं शामिल किया है। नेक्स्ट है राजनीतिक ह्रास, ये अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सैमुअल पी हंटिंगटन।
हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्नलिखित में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था? तो जो राजनीतिक विकास है वो कैसे होता है? वो अनुकूलतन होता है, स्वायत्तता से होता है तथा संसक्ता से होता है, लेकिन लोचशीलता या राजनीतिक विकास से नहीं संबंधित है हंटिंगटन के द्वारा। नेक्स्ट है लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो जो समानता, क्षमता और विभेदीकरण है ये राजनीतिक विकास की विशेषता है, लेकिन जो न्याय है ये राजनीतिक विकास से नहीं संबंधित है लुसियन पाई के अनुसार। आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, तो ये निर्मित सामान के लिए निर्भर होते हैं। और यहाँ पे परिधीय मतलब क्या होगा? जो अर्ध डेवलप कंट्री होंगी, ठीक है, उन्हें बोला जाएगा परिधीय देश, मतलब कि अर्ध विकसित देश। नेक्स्ट है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, किसके द्वारा लिखित है? तो ये लिखी गई है फ्रॉन्ज फेनॉन के द्वारा। क्रांति की तुलना बुखार मतलब ज्वर से किसने की है? तो ये की है क्रेन ब्रिटेन ने। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ये है फूको। नेक्स्ट है सभ्यताओं का टकराव, इसका विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये क्या था? सैमुअल पी हंटिंगटन ने। जो मध्यकालीन युग है इसको आधुनिक रूप देने का काम किसने किया था? तो पुनर्जागरण ने, सुधार आंदोलन ने तथा राष्ट्रीय राज्य ने, इन सभी ने। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य युग की विशेषताएं हैं? तो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास तथा पवित्र रोमन नहीं मूल्यों का आदर। तो सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास तथा मूल्यों का आदर, ये तीनों ही संबंधित हैं मध्य युग से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है? तो ये हो जाएंगे माइकल ओक शॉर्ट। किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किए हैं? तो ये हो जाएंगे नॉम चॉम्स्की तथा एड हर्मन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब कि राजनीतिक विकास की रूपरेखा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये हैं लुशियन पाई। ये निम्नलिखित में से कौन परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो परंपरागत उपागम संबंधित है मानवीय अध्ययन से, औपचारिक अध्ययन तथा अवैज्ञानिक अध्ययन से, लेकिन यह अनुभववादी अध्ययन की बात नहीं करता है। कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या है? तो एकता की समस्या है, सरकारों की स्थिरता की भी समस्या है और नेतृत्व तथा जनता में संवाद की कमी भी है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो आधुनिकीकरण है इसका मतलब क्या है? कि विचार और मूल्यों में परिवर्तन होना। आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? तो इसमें विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं शामिल हैं, बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, ये भी आधुनिकीकरण का प्रमुख मौलिक तत्व है। केंद्र और परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया भी शामिल है, लेकिन जो घटती हुई बुद्धि संगतता है यह आधुनिकीकरण का प्रमुख मौलिक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से डेविड ईस्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं? तो ये हो जाएंगे लियो स्ट्रास। तो किसे मानते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें है विलियम डनिंग, चार्ल्स एच मैकलविन और जॉर्ज सेबाइन। नेक्स्ट है औपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो अपनाया है वह क्या है? तो नव संस्थावाद ने अपनाया है समाजशास्त्री उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्राकार्यवाद की प्रामाणिक आलोचना नहीं है? तो इसका पहला है मुख्य रूप से व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित है, इसीलिए संरचनात्मक प्राकार्यवाद की यह आलोचना है। वैचारिक रूप से यह रूढ़िवाद की ओर झुकी हुई है, यह भी एक आलोचना में शामिल है। समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, यह भी इसकी एक आलोचना में शामिल है। लेकिन यह जो सिद्धांत है यह पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील विश्व के लिए उपयुक्त बताता है, तो यह संरचनात्मक प्राकार्यवाद की आलोचना नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जेम्स मार्च तथा जॉन पी ओल्सन का संबंध नव संस्थावाद की किस धारा से है? तो ये मानकीय संस्थावाद से संबंधित है। एडवर्ड शिल्स के द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण में आधारित राजनीतिक व्यवस्था के किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो हो जाएगा सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र में। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास के लिए किस लक्षण को लुसियन पाई समता कहता है और उसे आमंड के द्वारा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक लौकिकीकरण। किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण इन दो चरणों में वर्गीकृत किया है? तो हो जाएंगे आई जे स्टैड। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो तुलनात्मक राजनीति है यह उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर या फिर खराब काम करती है। बिल्कुल सही है। जो तुलनात्मक राजनीति है यह ऐसे प्रश्न उठाती है और उनका उत्तर भी देती है। क्यों? क्योंकि कुछ देश स्थिर और समृद्ध हैं जबकि कुछ देश नहीं है, तो इसका दोनों ही कथन सही है, इसलिए
निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा उपागम यह मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं? तो ये जाएंगे विवेकपूर्ण चरण सिद्धांत। कॉफमैन के द्वारा परिभाषित सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें कानून का शासन और सरकार की कुशलता शामिल है, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का नियंत्रण भी शामिल है, राजनीति स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना भी शामिल है, लेकिन नियम चुनाव और प्रत्याह्वान की व्यवस्था यही परिभाषित सुशासन की विशेषता नहीं है।